सिनेरियो आपके सामने रखना चाह रहा हूं जो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी बनाई गई। कैटेगरी ए की जो डेफिनेशन बताई गई वो ये है कि किसी भी शख्स ने एक इन्वेस्टमेंट की और अगर उसने 99% तक भी अर्न कर लिया है तो वो लकी है, और वो कैटेगरी ए में आएगा, उसने अर्न भी कर लिया जबकि उसका 100% जो डिपॉजिट था वो ऑप्शन बी में भी ट्रांसफर हो जाएगा। एक ऐसा शख्स कि जिसने 1 लाख या उससे प्लस में वो चला गया, यानी कि जितना उसने लगाया था उससे प्लस में उसने अर्न कर लिया इवन के 199% तक, तो ऐसा शख्स जो है वो बी कैटेगरी में फॉल होगा और उसका 50% डिपॉजिट जो है वो उसमें कंसिडर होंगे। ये वो चीज है कि जिसने लोगों को कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज किस बात पे हुए, जरा उस नुक्ते पे जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि दो टर्मिनोलॉजीज चल रही हैं कि जी डिपॉजिट एंड विदड्रॉल। अब आपको भी पता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती थी तो वो विदड्रॉल में चली जाती थी, और ज्यादा इबहाम वहां से पैदा हुआ कि लोगों ने ये सोचा कि ओहो यार मेरा तो विदड्रॉल बहुत ज्यादा हो चुका है, तो मैं तो पता नहीं, शायद हो सकता है कैटेगरी में आता ही नहीं हूं, या मैं बी में आता हूं, या मैं बिल्कुल सी में आ गया और मैं उड़ गया, जबकि ऐसा नहीं है। मैं उसकी वजाहत कुछ इस तरीके से करना चाहूंगा कि पहली बात ये जहन में रखिएगा कि जैसा कि जब से बैंक अकाउंट्स क्लोज हुए और जो ग्रुपों में फिर धींगा मस्ती हुई, जो जो बातें की गई, हमेशा एक लफ्ज यूज किया गया कि जो एंड यूजर है उसको अकोमोडेट करें, जिसने कमा लिया उसको एक साइड पे कर दें। और ये इंसाफ का तकाजा भी यही है कि जो कमा चुके उनको सब्र करना चाहिए, जिन्होंने कुछ नहीं कमाया तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी वही होनी चाहिए, और उन्हीं के लिए ही हमेशा हर शख्स ने आवाज बुलंद की, उन्हीं के लिए ही सैफ रहमान न्याजी ने सोचा, उन्हीं के लिए ही सिंसियर टॉप लीडरशिप ने सोचा। और जब जब कोई मीटिंग हुई तो वहां पे सबसे पहला हलफ ही ये हुआ कि अपनी जात को बीच में से निकाल के टीमों के लिए सोचा जाएगा। और टीम में कौन आता है, यहां डिफाइन किया जाता है नेटवर्कर और इन्वेस्टर। पहली बात यह है कि XYZ कोई भी शख्स है, सबसे पहले वो एक इन्वेस्टर है, उसने एक इन्वेस्टमेंट की। नेटवर्कर वो बाद में बन सका या नहीं बन सका वो एक अलग स्टोरी है, बट बेसिकली एवरीवन इज इन्वेस्टर। अब जब वो इन्वेस्टर बन गया, अब सवाल ये पैदा होता है कि उसकी क्या मेजर, उसकी अर्निंग क्या है, कहां से उसको पैसे आने हैं। तो उसका एक बड़ा सिंपल सा जवाब ये है कि इन्वेस्टर को उसके प्रॉफिट्स आने हैं, और तो उसका कोई जरिया नहीं, आमदनी नहीं है सिस्टम के अंदर। जो उसने डिपॉजिट लगाया उसके प्रॉफिट्स उसको आने थे, वही उसके प्रॉफिट्स उसको आ रहे थे। अब अगर उसने टीम बनाना शुरू कर दी तो फिर उसका रेफरल बोनस आ गया, जिसको डायरेक्ट बोनस कहते हैं। टीम बढ़ गई तो उसके प्रॉफिट शेयरिंग बोनसेस वगैरह भी आना शुरू हो गए। तो ये होती थी नेटवर्कर्स के लिए। बट जो एक इन्वेस्टर है उसके लिए सिर्फ उसके, जिसे कहते हैं ना, वो प्रॉफिट्स ही थे। और प्रायोरिटी किसको दी गई है? इन्वेस्टर को, एंड यूजर को, जिसने कुछ नहीं कमाया। तो ऐसे पहली बात तो ये जहन में रख लें कि जो आपको विड्रॉल नजर आ रहे हैं, खासतौर पे अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपका रेफरल बोनस और प्रॉफिट शेयरिंग से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आपका ताल्लुक है आपके प्रॉफिट से। आपके प्रॉफिट्स, अब कई ऐसे लोग हैं जो साथ साथ अपने प्रॉफिट्स लेते रहे या नहीं ले सके, तो उन्होंने अपने प्रॉफिट्स जो है वो कैश बॉक्स में ट्रांसफर कर दिए। मैं रिपीट करूंगा, या तो वो साथ साथ लेते रहे लेकिन जब विड्रॉल नहीं मिले तो उन्होंने एहतियातन अपने प्रॉफिट्स कैश बॉक्स में ट्रांसफर कर दिए। ओके, अगर किसी भी वक्त मुझे बेचने की जरूरत पड़ी तो यहां से मुझे आसानी होगी, मैं किसी को भी ट्रांसफर कर दूंगा। वो चले गए उसके कैश बॉक्स में। अब वो अहबाब जो परेशान हैं कि जी हमारे जो प्रॉफिट्स लगे हुए थे वो किधर गए, तो उनके लिए खुशखबरी ये है, जो कि मलिक साहब ने भी एक्सप्लेन की, लेकिन अहबाब पता नहीं क्यों नहीं समझ सके, कि उनके जितने प्रॉफिट्स हैं वो कैश बॉक्स में गए। वो उनकी अमानत है भाई, वो कहीं नहीं गए। आपका आने टके का भी लॉस नहीं हुआ,
और वो किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? कैश बॉक्स कैटेगरी में फॉल करेंगे। और कैश बॉक्स के हवाले से मैं आगे जाके आपको जब वजाहत करूंगा तो उस वक्त मजीद आपको समझ आ जाएगी कि कैश बॉक्स में जिनके डॉलर्स पड़े हुए हैं वो उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहली बात ये जहन में रख लें कि आपका किसी भी किस्म का कोई लॉस नहीं है। सेम वही फार्मूला है कैटेगरी ए में। अगर आपने 100 लगाया था और अगर आप 99 अर्न कर चुके हैं तो यू आर द लकीस्ट वन, आपका 100 का 100 ऑप्शन बी में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 100 लगाया और आपने 100 अर्न कर लिया, 120 अर्न कर लिया, 150 अर्न कर लिया, इवन कि आपने 199 अर्न कर लिया, फिर भी आपका लॉस नहीं है। आप कमा चुके हैं, तकरीबन डबल कमा चुके हैं। लेकिन जो आपका डिपॉजिटेड अमाउंट था उसका 50% ऑप्शन बी में चला जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना इबहाम जो सामने आ रहा है वो है सोल्ड का। अब सोल्ड दो तरह से अगर हम एक्सप्लेन करें तो समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिपॉजिट लगाया, मैंने 6 महीने उसके प्रॉफिट्स भी लिए। 6 महीने के बाद आपको पता है उस वक्त एक बड़ी रस्म चल पड़ी थी कि हर बंदा 6 महीने के बाद लगाओ सोल्ड ते लो नवी ज्वाइनिंग। अब हुआ क्या? सपोज कि मेरी ज्वाइनिंग मलिक नवीद साहब के साथ थी, 6 महीने मैंने प्रॉफिट्स लिए। मुझे बस किसी ने पट्टी पढ़ाई कि भाई मलिक साहब तो यार बंदा ठीक नहीं है, इधर से छोड़ो और मेरी टीम में आ जाओ। मैंने कहा जी हाजिर जनाब। अब हुआ क्या? मैंने सोल्ड लगाया। सोल्ड लगा के जिसकी शक्ल मुझे बहुत प्यारी लगती थी, मैंने उसके नेट में एक नई डिपॉजिट कर दिया, एक नई ज्वाइनिंग लगा दी। वो अब आपका बन गया पोर्टफोलियो। यहां पे तो लोग क्लियर हैं, उनको समझ में आ रही है कि यस उनका आने टके का लॉस नहीं है, उसका तो 100% डिपॉजिट पड़ा हुआ है ना। वो कैटेगरी ए या बी जिसमें भी फॉल होना है उसी में आना है। कंफ्यूजन कहां पे आ रहा है? कंफ्यूजन यहां पे आ रहा है अपनी ही ज्वाइनिंग्स में से प्रॉफिट्स भी लिए, फिर 6 महीने के बाद उसका सोल्ड भी लगाया, फिर वापस अपनी ही ज्वाइनिंग में दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर दी। तो मेरे भाई वो भी उसी तरीके से न्यू ज्वाइनिंग ही काउंट फॉर होगी और आपका किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लिहाजा सोल्ड को किसी खाते में ना लिखें, आपका कोई लॉस नहीं है, वो आपकी अमानत है और वो शिफ्ट होंगे। आगे आ जाते हैं कार कमेटी। यकीनन बहुत सारे अहबाब क्लियर हैं। जितना भी अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाया था रिगार्डिंग कार कमेटी 100% बगैर किसी डिडक्शन के ऑप्शन बी में वो डिपॉजिट हो जाएगा और उसके प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे। इसी तरीके से जिन जिन अहबाब ने एक्टिवेशन फीस पे की हुई है, जो जो उनके डिपॉजिट शिफ्ट होंगे उनके साथ साथ उनकी एक्टिवेशन फीस भी जाएगी। अब आ जाते हैं कैश बॉक्स की तरफ। कैश बॉक्स एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे अहबाब का ये सवाल है कि मुझसे जबरदस्ती पैसे ले लिए गए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जो खुदा तरस हैं, जिन्होंने अपनी विल और विश पे अपनी टीमों को अकोमोडेट किया, उनको उनकी पेमेंट्स दे चुके हैं। ऐसे तमाम अहबाब जिन्होंने दूसरों को अदायगियां की, किस शेप में? या तो उनको विड्रॉल दिए, या उनकी आईडीज परचेज कर ली गई, या उनसे जबरदस्ती पैसे ले लिए गए, या उन्होंने डॉलर्स परचेज किए, किसी भी सेंस में। तो रिकॉर्ड का वो हिस्सा है। ये विड्रॉल वो था जो सैफ रहमान खान नियाजी की जिम्मेदारी थी, लेकिन बहुत सारे अहबाब ने जिसे कहते हैं उस जिम्मेदारी को निभाया। उन्होंने अपने पल्ले से लोगों को जिसे कहते हैं अकोमोडेट किया किसी भी सूरत में। ऐसे तमाम अदायगियां, वो तमाम आईडीज आपकी कंसिडर होंगी और वो आपके पैसे हैं। और इस तरह के जितने भी कैश बॉक्स की जितनी ट्रांजैक्शंस हैं, ये ज़हन में रखिएगा। जो आपको कैश बॉक्स में, वो रेड बॉक्स में जो आपको नजर आ रहे हैं, आफ्टर कैलकुलेशन जो फैक्टर्स आपको बताए हैं, जो आपके पैसे हैं वो जाया नहीं हुए, बल्कि होगा क्या
कि विन विन सिचुएशन क्रिएट हो, कि कंपनी के लिए भी इशू ना हो, आपके लिए भी इशू ना हो। जो आपके ऐसे पैसे कैश बॉक्स में पड़े हुए हैं, वो फ्रेश बिजनेस के साथ उसका 10% जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेन जिसे कहते हैं वो क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जो ये कहते हैं कि जी मेरे डॉलर्स मैंने फलां को शिफ्ट किए थे, पैसे नहीं मिले। अच्छा, फलां को पैसे दे दिए लेकिन मुझे डॉलर्स नहीं मिले। अच्छा, फिर यहां भी ये भी क्वेश्चंस हैं कि जी हमने सैफ रहमान खान न्याजी को डॉलर ट्रांसफर किए थे, वो डॉलर्स क्या हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। भाई इस तरीके की जितनी ट्रांजैक्शंस हैं वो सब आपकी अमानत है, वो सारी की सारी एडजस्ट हो जाएंगी। आफ्टर एडजस्टमेंट फिर उसका एक क्राइटेरिया देखा जाएगा कि ये ऑप्शन ए में आता है या कि ऑप्शन बी में आता है। लिहाजा आपको किसी भी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रीजन कि जो हमारी कैलकुलेशंस हैं वो ये बता रही हैं कि चूंकि देखिए जो एंड यूजर है खासतौर पे 2021 वाला, वो तो समझ ले आंखें बंद करके ना वो आ गया कैटेगरी ए में। अब जो 2020 वाले हैं उसमें भी बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि कैटेगरी ए में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कैटेगरी बी में भी आते हैं। अच्छा, ऐसे भी खवातीन और हजरात हैं जिन्होंने बार बार री इन्वेस्टमेंट की। तो भाई जब आपने री इन्वेस्टमेंट की, आपने विड्रॉल तो लिया ही नहीं है, तो वो भी आप ही के हैं। अपने सीनियर से राब्ते में रहिए, उनसे समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर किसी भी शख्स को कोई भी बात समझ में ना आई हो, मेरे बारे में आपको पता है कि मैं चूंकि B4U में बिल्कुल नया था और मुझे इन तमाम चीजों के बारे में उस हद तक मेरी ग्रिप नहीं है जो ग्रिप मलिक नवीद साहब की है। वुड बी बेटर, अब भी अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आप मलिक नवीद साहब से पूछ सकते हैं। वो इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब आपको देंगे। अब आगे आते हैं कि ऑप्शन बी के हवाले से हम अब तक कहां तक पहुंचे हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है, जैसे कि आपके नोटिस में है, नॉलेज में है, आपको पता है कि मैं बाहर गया था। वो जो एक रस्म थी, जो एक मंगनी थी, वो हो चुकी और अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह बस आने वाले हफ्ते में निकाह भी हो जाएगा। लेकिन वो जो निकाह है वो चूंकि 2 मुख्तलिफ कंट्रीज हैं, वो ऑनलाइन निकाह है, तो उसकी कोई अटेस्टेशन, उसकी कोई वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मैक्सिमम 24-25 तक जो है वो भी हो जाएगा। और निकाह के बाद जो रुखसती है, वो जो हमने डेट आपको दी हुई है 30 जून की, इंशाल्लाह ये एक तारीखी हिस्टोरिकल सेफ एंड सिक्योर जो एक मिलाप होने जा रहा है, जो एक बंधन होने जा रहा है, ये इंशाल्लाह 30 जून को होगा। और 30 जून के बाद इसका वलीमा शुरू हो जाएगा। चूंकि लाखों लोग हैं तो वलीमा एक दिन में तो होना नहीं है, तो वो पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे जो है वो अहबाब को सर्व किया जाएगा। बस जरा निकाह की वेरिफिकेशन और उसकी अटेस्टेशन वगैरह सारा कुछ ये हो जाए तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको ऑप्शन बी के बारे में भी डिटेल जो है वो इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएंगी। अब भी अगर आपका कोई सवाल बाकी हो, यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझसे भी सवाल कर सकते हैं। आप अपने कंसर्न अपलाइन से भी राब्ता कर सकते हैं और आप मलिक नवीद साहब से भी राब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।